पिछले क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने देखा था कुलिस ट्यूब मेथड, जिसमें एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रहा था उसका वेवलेंथ का रेंज एक मिनिमम वेवलेंथ एक मैंने निकाला था hc/ev, यानी 1242 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। और इसे एंगस्ट्रम में बदलने पर 1242 उस पर एक जीरो मैंने डाल दिया था, एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय भी जो वहाँ था वो वोल्ट में था। हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने ये भी कहा था कि चूंकि बहुत बड़ा रेंज उसमें जो कुलिस ट्यूब मेथड से जो एक्सरे उत्पन्न होता है उसमें वेवलेंथ का एक बड़ा रेंज होता है, मिनिमम से लेकर एक काफ़ी आगे तक, इसलिए इस तरह के एक्सरे को वाइट एक्सरे कहते हैं। आप लोग को याद होगा इस तरह के एक्सरे को वाइट एक्सरे कहते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये भी बात किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच में जो था HT, जिसको हम बोलते हैं हाई टेंशन सर्किट में, उस पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए हम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ का मान घटा बढ़ा सकते थे। क्योंकि नीचे में V था, V का मान जितना कम होगा वेवलेंथ का मान उतना ज़्यादा होगा, और V का मान जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ का मान उतना कम होगा। ये मैंने बताया था। तो यानी इस प्रकार जो एक्सरे उत्पन्न होगा उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ एक्सरे। क्वालिटी ऑफ एक्सरे, ध्यान दीजिए, एक्सरे के क्वालिटी को का मतलब है उसके वेवलेंथ से। क्वालिटी ऑफ एक्सरे इज रिलेटेड विथ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। और एक्सरे का जो वेवलेंथ है, आप याद करिए मैंने जो कल निकाला था लैम्डा मिनिमम, वो हमारा hc/ev था। आप याद करिए, इसी को मैंने तोड़ा था 1242 ऐसे था, एंगस्ट्रम था, अब बट्टा V इन वोल्ट था। यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस, जो हाई टेंशन सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अगर इसका मान ज़्यादा करूंगा तो लैम्डा मिनिमम का मान कम होगा, और V का मान कम करूंगा तो उसका मान ज़्यादा होगा। यानी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कैथोड और एनोड के बीच लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज फॉर कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्सरे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन cathode and anode is responsible. So नीचे लिखते हैं there are two types of X-ray. X-ray की कैटेगरी में अगर बांटे तो there are two categories. There are two categories. पहला जिसे हम सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं, और सॉफ्ट एक्सरे के लिए वेवलेंथ 3 एंगस्ट्रम से कम होता है। सच एक्सरे आर कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरे हैविंग वेवलेंथ लेस देन 3 एंगस्ट्रम। एक मिनट, चूँकि ये वो तो हार्ड हो जाएगा छोटा होने पर, मैं पहले सॉफ्ट की बात कराऊँ तो ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रम करता हूँ। वेवलेंथ ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रम
ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रम। और हार्ड एक्सरे की बात करूंगा, ये वैसा एक्सरे होगा जिसका वेवलेंथ 3 एंगस्ट्रम से छोटा होगा। सच एक्सरे आर कॉल्ड हार्ड एक्सरे whose wavelength is less than 3 एंगस्ट्रम। अब हम कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, एक्सरे की इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, हम उसके बारे में जानेंगे। कंट्रोल का स्पेलिंग मैं गलत लिख रहा हूं क्या? डबल एल होगा क्या? कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। एक्सरे के इंटेंसिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी का संबंध है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द एंटी कैथोड और एनोड। एंटी कैथोड मतलब एनोड, यानी हमारा जो हैवी मेटल टारगेट था, कल वाला आप फिगर ऑर्डर का देखिए, उसमें जो हेवी मेटल टारगेट था वो हमारा एनोड था, यानी एंटी कैथोड था। तो उसको जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है उसकी संख्या से तय होता है एक्सरे का इंटेंसिटी। इफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड then intensity is high, and if number of electrons striking the heavy metal per second is smaller then intensity is low। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जितना हेवी मेटल को स्ट्राइक करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, कम स्ट्राइक करेगा तो कम होगा। लेकिन आप उस कुलिस ट्यूब को, कल वाले फिगर को देखिए, आप उस फिगर में देखेंगे कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस हाई टेंशन में अप्लाई नहीं किए थे तो सारा इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा बीच में था, जिसका मैंने एक नाम दिया था स्पेस चार्ज। याद है? अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? टंगस्टन फिलामेंट से, जिसको कि हम लो टेंशन सर्किट में थर्मो आयनिक इमिशन के जरिए, बैटरी के जरिए गर्म करके इलेक्ट्रॉन उससे रिलीज करवा रहे थे। तो यानी लो टेंशन सर्किट में अगर हम करंट का मान ज़्यादा रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर हम करंट कम रखेंगे, फिलामेंट कम गर्म होगा, इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा। तो करंट के मान को घटाने या बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा उसमें एक रियोस्टेट लगा होगा, एक ऐसा रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का मतलब है ऐसे रेजिस्टेंस से जिसका मान घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आप शायद वहाँ पर देखिएगा फिगर में मैं कुछ ऐसा बनाया होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे था होगा, ऐसे इसके इसको मैं आगे पीछे खसका सकता हूँ, ऐसा कुछ होगा। तो रियोस्टेट के जरिए लो टेंशन सर्किट के रेजिस्टेंस को बदल कर हम करंट को, मनचाहा करंट को एडजस्ट कर सकते हैं और हम एक्सरे की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं तो बात को लिखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे मीन्स, या इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज रिलेटेड विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग per second, striking the anticathode per second, striking the anticathode, anticathode मतलब समझ गया, नोट बात कर रहा हूं, per second। if larger, लाइन चेंज कर देता हूं, if larger electron is released from tungsten filament, then
the number of striking the anti-cathode is larger and hence intensity is larger and vice versa. अगर कम रहेगा तो कम होगा. तो टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे फिलामेंट करंट इज रिस्पॉन्सिबल. Thus, to control, thus for intensity of X-ray, filament current in low tension circuit, filament current in low tension circuit is responsible, जिम्मेवार होता है. देख रहे हैं आप? The current in low tension circuit is controlled by the rheostat. ऐसे लिख देते हैं, filament current is decreases by increasing the resistance in low tension circuit. And therefore filament current may be increase or decrease, may be increase or decreases by, जब इंक्रीज कर रहे हैं तो तो रेजिस्टेंस को घटाएंगे बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट. क्या दिखाई दे रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट मुझे लिखना है, द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट. तो बात समझ रहे हैं? एक्सरे के इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया. कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिलामेंट करंट. फिलामेंट करंट के मान को घटा देंगे, इंटेंसिटी कम हो जाएगा. फिलामेंट के करंट को बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी हाई हो जाएगा. और फिलामेंट के करंट को बढ़ाने या घटाने के लिए, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं सर्किट में रेजिस्टेंस कम कर दीजिए. रेजिस्टेंस कम करेंगे यानी रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को घटाएंगे, और अगर करंट घटाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दीजिए. बात समझ में आ गई होगी. इस प्रकार हमने देखा कुलिस ट्यूब मेथड से कैसे एक्सरे उत्पादन होगा, और जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उस एक्सरे का वेवलेंथ कैसे कंट्रोल होगा. तो हमने देखा कि कैथोड और एंटी कैथोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है हाई टेंशन सर्किट में, वो जिसके लिए जिम्मेवार होगा. लेकिन एक्सरे की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए हमको कितना इंटेंसिटी का एक्सरे चाहिए, उसके लिए फिलामेंट करंट रिस्पॉन्सिबल होगा. क्लियर है? ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए. फिर हम आगे, अब मेरे पास जगह नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए. फिर आइए देखिए, तो अभी जो आपने सीखा उसको यहां देखिए गौर से. मान लीजिए कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर जो पहले जो होता था डेस्कटॉप वाला, या फिर जो पहले जो टीवी होता था बड़े साइज वाला, तो उसमें क्या होता था, मैंने इसका चर्चा एक दिन और किया था. उसमें पिक्चर ट्यूब होते थे, और ये पिक्चर ट्यूब जुड़ा रहता था हमारा स्क्रीन से, और इसी स्क्रीन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता था थर्मोडायनेमिक मैसेंजरी और टकराता था. तो इससे क्या होता था कि एक्सरे बाहर निकलता था. तो
जो लोग घंटों घंटों कंप्यूटर के नज़दीक बैठकर काम करते हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता था, या फिर जो टीवी ज़्यादा से ज़्यादा देर देखते हैं तो इस तरह का जो टीवी सेट हुआ करता था, आप लोगों को तो याद होगा शायद, इस तरह का टीवी सेट आप लोग देखे होंगे। पुराने समय में आप लोगों के घरों में ऐसा ही टीवी सेट था होगा, सब लोगों के पास ऐसा ही था। अब ये एलईडी वगैरह आ गया, तो इस तरह से होता था ना। तो इसमें एक्सरे निकलता है, तो एक्सरे को बचाने के लिए उस समय में जो अच्छे टीवी होते थे, यानी इस तरह के टीवी में भी जो अच्छे टीवी जिसको कहते थे, उसकी स्क्रीन कुछ इस तरह की बनाई जाती थी, इस तरह का एक लेयर, एक परत चढ़ाया जाता था, एक लेयर, कि यह एक्सरे को निकलने से रोक दे, अधिक से अधिक को अंदर ही रोक दे, कम से कम निकले या नहीं के बराबर निकले, ऐसी व्यवस्थाएं की जाती थी। यानी स्क्रीन को कोटिंग वगैरह किया जाता था। तो कंपनियां प्रचार करती थी कि इस टीवी में इसका स्क्रीन ऐसा है, उसका स्क्रीन ऐसा है, इस तरह का करके प्रचार करती थी। आप देखते होंगे बैंक सब में जो पहले वाला अगर मॉनिटर होगा तो स्क्रीन पर एक वो लोग अलग से शीशा का लगा कर रखता था, वो ये सब एक्सरे से बचने के लिए। तो यहां पर हम लोग को ये वाजिब बनता है, सीखना बनता है कि एक्सरे का किसी मीडियम के द्वारा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कैसे होता है। यानी हम लोग अभी देखने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। ये कोई मीडियम जो हमने यहाँ लगाया वो एक्सरे को कैसे एब्जॉर्ब करेगा वो हम देखने जा रहे हैं। देखिए, पढ़ाई का मेन थीम क्या है, मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ाई का मेन थीम क्या है, मतलब पढ़ करके क्या कर लेंगे हम। वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल घटनाएं क्या क्या होती है और उस सब के बारे में अध्ययन करना, ये पढ़ाई का उद्देश्य होता है। यानी हमने एक्सरे पढ़ा तो ये हमारे आम जीवन में जो एक्सरे निकल रहा है, तो फिर इसको कंट्रोल करने का भी तो कुछ व्यवस्था होता होगा। तो वो क्या होता है वो तो देखें हम। तो अभी हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। और मैं बार बार फिर से एक बार कहता हूं कि प्लीज अब एकदम रिवीजन शुरू कर दीजिए। अब ये मत सोचिए कि हम देखेंगे कर लेंगे, अब आपके पास समय नहीं है। अब जो करना है आप शुरू कर लो। इसीलिए कोचिंग कम से कम रखो। यानी अब तो हम कहेंगे कि सप्ताह में आप 2 दिन छुट्टी रखो, अब 1 दिन नहीं। और अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो जो पढ़ा हुआ है। उस पढ़ा हुआ चीज़ को जो आपने इस लॉकडाउन के दौरान या जैसे भी पढ़ा, तो उसको आप अपना बनाइए। अपना बनाने का मतलब आप उसको बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। अभी तक वो आपका अपना नहीं है, वो कॉपी में पढ़ा हुआ है। अब वो वक्त है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे वो मैथ्स का क्लास हो, चाहे वो अंग्रेजी की क्लास हो, चाहे वो केमिस्ट्री क्लास हो, आप संडे को तो क्लास नहीं रखिए, बल्कि हम तो कहेंगे कि हो सके तो आप सैटरडे तक को भी लीव लेकर के आप रिवीजन पर फोकस करिए। आप जो संडे मंडे कोर्स खत्म कर रहे हैं, ये टीचर अपना कोटा पूरा कर रहा है, आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है उसे कोटा पूरा करने से? आपको क्या मिल रहा है? आप कॉपी भर लेंगे, उससे क्या परीक्षा में हो जाएगा? एग्जाम पिछले साल तक आसान हुआ है, अगर इस साल अगर आसान नहीं हुआ, अगर क्वेश्चन में कुछ हुआ तो क्या करोगे? पूछना अगर हमारे अंकल होंगे सीनियर, तो सबसे खराब हालत बिहार बोर्ड के बच्चों केमिस्ट्री में होती थी। मैक्सिमम बच्चे फेल कर जाते थे। ये तो जब से 50% ऑब्जेक्टिव सिस्टम आ गया है, डराए मारो सबका बेड़ा पार हो रहा है। अगर बिहार बोर्ड में अगर तुम 100 लड़का जो फेल लड़का अगर 100 लड़का मिलता, तो 100 लड़का में 97 लड़का केमिस्ट्री में फेल होता था। फिजिक्स मैथ्स में तो फेल करता ही नहीं था। खैर, अभी बदली हुई परिस्थिति है, लेकिन आप अपने आप को फिट रखें ताकि परिस्थितियां कितनी भी बदल जाए, कितना भी कोरोना आ जाए, इतना बढ़िया इम्यूनिटी सिस्टम बना कर रखिए कि एकदम वो इन्फेक्शन आपसे दूर रहे। तो आइए, तो यहां पर हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। हम जरा इसको मिटा लेते हैं पहले। और सबसे कमी आप लोगों में, आप लोग टीचर को बोलते नहीं। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि सर सिर्फ आप पढ़ाते जा रहे, खत्म कर जा रहे हैं, हम रिवीजन कब करेंगे? हम लोग को भी तो रिवीजन का समय चाहिए। ये बोलने में क्या जाता है? क्या ये इलीगल बात है या असभ्य बात है या टीचर का अपमान है? ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें। लेकिन बच्चों को पता नहीं, आवाज़ खत्म हो गया है, अब सही बात नहीं बोल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे में आइए देखते हैं क्या होता है। यहां हम, ये कोई मीडियम है,
इस पर एक्सरे इंसिडेंट हो रहा है। ये जो एक्सरे इंसिडेंट हो रहा है, इस इंसिडेंट एक्सरे का इंटेंसिटी मान लीजिए आई नॉट है। आई नॉट इंटेंसिटी वाला एक्सरे इंसिडेंट हो रहा है और इस मीडियम का मान लीजिए कि थिकनेस एक्स है। एक्स दूरी चल रहा है, इसमें एक्स दूरी चल करके जब यहाँ ये पहुँचता है तो इसकी इंटेंसिटी कुछ इंटेंसिटी इसकी आई हो जाती है। कितनी इंटेंसिटी होगी? यानी आई नॉट से चेंज होकर ये आई बन चुका है। आप देख सकते हैं इसे। अब ये थोड़ा दूर और चलता है, ये सब मीडियम का डिस्टेंस है एक्स, ये सब और थोड़ा दूरी यहां से यहां तक चलता है, ये डी एक्स दूरी चलता है, डी एक्स। तो ये थोड़ा सा और चेंज करता है एक्सरे, और अब जो इंटेंसिटी यहां पर जो निकलता है वो हमारा आई प्लस डी आई, यानी डी आई चेंज इन इंटेंसिटी है। देख रहे हैं हम, ये हो गया। इसी बात को हम भाषा में लिखते हैं कि किसी भी मीडियम में जो एक्सरे किसी मीडियम के सरफेस के ऊपर जो इंसिडेंट होता है उसकी इंटेंसिटी आई नोट है, और मीडियम में एक्स दूरी चलने के बाद उसकी इंटेंसिटी आई हो जाती है, और फर्दर डी एक्स दूरी चलने पर उसकी इंटेंसिटी आई प्लस डी आई हो जाती है। कंसीडर ए एक्सरे इंसिडेंट on the surface X-ray of intensity I naught, ऐसे करते अच्छा लगेगा, X-ray of intensity I naught incident on the surface of a medium. After traveling a distance x in the medium, its intensity becomes I. After traveling a distance x in the medium, its intensity becomes I, and after traveling a further distance, dx, it becomes I plus di। कोई दिक्कत? यानी dx दूरी चलने पर, मामूली दूरी चलने पर फ्रैक्शनल चेंज कितना आया? फ्रैक्शनल चेंज इन इंटेंसिटी। तो क्या हो गया? देयरफॉर फ्रैक्शनल चेंज इन इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा? तो चेंज मतलब कमी हुआ डी आई बट्टा आई। नहीं समझ में आया? फ्रैक्शनल कैसे निकालते हैं? चेंज बट ओरिजिनल। तो आई आया और डी आई चलने पर जो आई प्लस डी आई हो गया, यानी चेंज डी आई आया। और ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि घट रहा है इंटेंसिटी। ऐसा माना जाता है, ये ऐसा मानते हैं यहाँ पर कि जो हमारा फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है वो समानुपाती है डिस्टेंस ट्रेवल इन द मीडियम। माध्यम में चले गए दूरी के समानुपाती है। बात समझ रहे हैं? It is assumed that fractional change in intensity is proportional to distance travel in the medium। That is माइनस डी आई बाई आई समानुपाती है डी एक्स के, या माइनस डी आई बाई आई इक्वल टू के डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
के डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग आई के डी एक्स का होगा एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये आप दे सकते हैं, इसको क्या है, हम लिमिट लगा देते हैं ना, लिमिट लगा देते हैं। देखिए जब हमारा दूरी 0 था, यानी यहाँ पर था, तो इंटेंसिटी कितना था, आई नॉट। और जब दूरी हमारा x चला तो इंटेंसिटी क्या हो गया, आई। दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ता है, मजबूरी है, स्क्रीन में भी आना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा बुरा लगता होगा कि सर पहले से ख़राब लिखने लगे हैं, क्योंकि मुझे इतना ही दूर में सब कुछ हटाना रहता है, लिमिटेशन है। सर थोड़ा थोड़ा आप लोग नज़दीक, अगर दिक्कत हो तो आ जाया करें। ln आई नॉट आई, ये क्या होगा, के डी एक्स का क्या होगा, एक्स 0 to x, यानी माइनस को उधर लेके चले जाते हैं, ln आई माइनस ln आई नॉट बराबर माइनस के एक्स। ये माइनस को उधर लेके चले गए, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ। ये log m माइनस log n क्या होगा, तो आप तो जानते हैं फिजिक्स में ln चलता है, इक्वल टू माइनस के एक्स, या आई बट्टा आई नॉट इक्वल टू, यहाँ पर बेस कितना है, ई है, उधर जाएगा क्या होगा, ई पावर माइनस के एक्स। बेस उधर चला जाता है, इसलिए आई इक्वल टू दिखाई दे रहा होगा ई पावर माइनस के एक्स। एक रिलेशन बन गया, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू पावर माइनस के एक्स। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बदलता है इंटेंसिटी। यानी इसका ग्राफ खींचा जाएगा, एक ग्राफ खींचा जाए इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचा जाए, तो शुरू में जब कुछ दूरी नहीं चला है तो इंटेंसिटी आई नॉट है, लेकिन जैसे जैसे चल रहा है एक्सपोनेंशियली घट रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आप हो सकता है मैथ से पढ़े हो, जो नहीं भी पढ़े तो देखिए इस तरह से। और जब आई का एक्स का मान जब इन्फिनाइट होगा तो आई का मान 0 यानी पैरेलल हो जाएगा। देख रहे हैं, इस तरह का ये हमारा एक एब्जॉर्प्शन एक्सरे का ग्राफ है, यानी जितनी तेजी से थिकनेस बढ़ेगा उतना तेजी से इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे है। तो इसी तरह से एक्सरे का एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए, तो आपको लगता होगा कि हम जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं कि फेनोमेनन्स घटनाएं हो रही हैं और इसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यही फिजिक्स है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग ध्यान दीजिए, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उसमें क्या सीखा उस पर फोकस करते हैं। हम लोगों ने सीखा कि फिलामेंट को गर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाएंगे, किसी हेवी मेटल टारगेट से टकरावाएंगे, और उसके बाद करंट एनर्जी का जो लॉस होगा उसका एक हिस्सा 0.1% से भी कम एक्सरे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो एक्सरे उत्पन्न होगा उसका मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर उसको अगर एंगस्ट्रम में बात करें तो मिनिमम वेवलेंथ जो होगा वो 12,420 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, सॉरी वोल्ट में होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक्सरे का जो क्वालिटी है वो कैसे कंट्रोल होगा। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी वेवलेंथ पर निर्भर करता है क्वालिटी, तो वेवलेंथ को कंट्रोल करने के लिए कैथोड और एंटी कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंटेंसिटी को कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो इंटेंसिटी का संबंध हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, एंटी कैथोड को जो स्ट्राइक कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो संख्या को घटाने बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा निकलेगा, यानी फिलामेंट में जब ज़्यादा करंट होगा, और ज़्यादा करंट करने के लिए रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को कम किया। तो इस प्रकार हमने इंटेंसिटी का कंट्रोल सीखा। इसके बाद हमने देखा कि जब एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है तो उस एक्सरे से बचने के लिए, यानी मीडियम जो हम लगाएंगे उसमें अब्जॉर्प्शन कैसे होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। देखिए, जब भी कभी कूलिंज ट्यूब मेथड से, यानी रैपिड डीएक्सेलरेशन से जब एक्सरे उत्पन्न होगा, यानी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जब भी टकराएं किसी हेवी मेटल टारगेट से, तो इस कंडीशन में जिस मेटल से टकरा रहा है उस मेटल में जो एटम्स हैं उससे जो इलेक्ट्रॉन टकराएगा, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स,
हो सकता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करे, टक्कर के बाद उसको अपना जगह खाली करवा दे। तो इस प्रकार किसी भी एटम के सेल से इलेक्ट्रॉन अपना जगह खाली कर सकता है, निकल सकता है। यानी इनर सेल में जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, इस प्रकार से वैकेंसी प्राय क्रिएट हो ही जाता है। तो हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। यानी कोलियस ट्यूब में रैपिड डीएसएलआर वाला मेथड में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पैदा होता ही है। तो इस प्रकार जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तब जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसे हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। तो ये तय है कि जब भी रैपिड डीएसएलरेशन वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होगा ही होगा। क्लियर? तो आइए हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के बारे में देखते हैं। ठीक, एक्सरे। तो यहां पर हम ये बात करेंगे कि व्हेन वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द इनर सेल ऑफ ए एटम, देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर एनर्जी स्टेट जंप टू इनर सेल या लोअर एनर्जी स्टेट। इन दिस केस एनर्जी डिफरेंस, जो ऊर्जा का जो डिफरेंस होगा वो एक्सरे में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को हम यहाँ चर्चा करते हैं। When vacancy is created in the inner cell, सेल में सी डबल सेल होगा ना, ठीक था? नहीं तो लगा ठीक था। इनर सेल ऑफ ए एटम, then electrons of higher energy state jumps to fill this vacancy. The energy difference is released in the form of X-ray. हम यहां पर एक फिगर बनाते हैं, इधर जगह रखते हैं। देखिए, ये कोई एटम है जिसके न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन्स हैं। मान लो एक के सेल है, एल एम एन और भी आगे होगा, मैं ज़्यादा बनाना नहीं चाह रहा हूँ, हमारी रुचि नहीं है। अब देखिए, के के ठीक अगला से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो इस प्रकार जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसे हम के अल्फा लाइन कहते हैं। के अल्फा लाइन हो सकता है केमिस्ट्री में आप पढ़े हों, नहीं भी पढ़े हो सकते हैं। इसी प्रकार इस के में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा एम सेल से, एम से आ रहा ना, एक के बीटा लाइन होगा। इसी प्रकार एन सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, के गामा लाइन होगा। इसी प्रकार जब एल सेल में इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा एम सेल से, जिसको हम एल अल्फा लाइन कहेंगे। जब एन सेल से जंप करके आएगा जिसको हम एल बीटा लाइन कहेंगे। एल बीटा लिखा हुआ, बीटा, एल बीटा। तो इस प्रकार से और भी दूसरे तीसरे में आएगा, के सेल हुआ, एल के अल्फा बीटा गामा हुआ, उस तरह से एल अल्फा बीटा गामा होगा, इस तरह से एम अल्फा बीटा गामा, इस तरह से होते जाएगा। तो के अल्फा लाइन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, when electrons migrates from M cell to K cell, then the energy released in the form of X-ray is called K alpha line. When electrons jumps from
M cell to L cell ना, L cell to K cell, then the corresponding X-ray is called K alpha line. इसी प्रकार सिमिलरली व्हेन हम इस बात कर रहे हैं हम के बीटा के लिए, के बीटा लाइन के लिए, सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स या जंप्स migrates from M to K cell, then the corresponding X-ray is called K beta line. कोई दिक्कत? इसी प्रकार से एल अल्फा के बारे में बात करते हैं। एल अल्फा लाइन क्या होगा? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स फ्रॉम एम सेल टू एल सेल, देन द करस्पॉन्डिंग एक्स-रे इज कॉल्ड एल अल्फा लाइन। पहले एक बात यहाँ जिक्र करना उचित मुझे लगता है कि ये जो देख रहे हैं आप के अल्फा, के बीटा, के गामा, तो सबसे बड़ा होगा के अल्फा, उससे छोटा होगा के गामा। यानी इस सब में किसका वेवलेंथ, यानी के अल्फा ऐसे बोलना ठीक नहीं है, इसको ऐसे और अच्छे से बोले, यानी वेवलेंथ जो के अल्फा का होगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा वेवलेंथ के बीटा का, उससे छोटा होगा वेवलेंथ के गामा का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, समझिए। इस दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होगा, देखिए एनर्जी बराबर होता है ना hc/λ, समझिए। तो ये एनर्जी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ, माने वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। तो यहाँ सोचिए, यहाँ पर इस दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो तो कम होगा, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा हुआ, इसलिए के अल्फा ज़्यादा है। लेकिन इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस हुआ वो तो ज़्यादा हो गया, यानी वेवलेंथ कैसे सोचते हैं, समझ में आया? हर चीज़ के पीछे के थीम को, सोच को पकड़ना है, कितना रटेगा तुम। इसी प्रकार से अभी हम बात कर रहे थे एल अल्फा के लिए, एल अल्फा लाइन। जब इलेक्ट्रॉन एम सेल से के सेल में एम सेल से एल सेल में जंप करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सरे होगा उसे हम एल अल्फा लाइन कहेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स फ्रॉम M cell to L cell, then the corresponding X-ray is called L alpha line। यहाँ पर एक और बात समझना है, शायद दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा। ये जो एल अल्फा लाइन है वो बड़ा होगा के अल्फा लाइन से, यानी वेवलेंथ ऐसे लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा लाइन बड़ा होगा वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन से। अब आप सोच रहे हैं ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, दो लगातार सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो घटते चला जाता है, एनर्जी डिफरेंस घटते चला जाता है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। तो एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। इसके पीछे लॉजिक से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि एनर्जी डिफरेंस between two cells decreases, between two consecutive cells decreases as we move away from the nucleus। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर भागते हैं तो दो लगातार सेल के बीच का एनर्जी का डिफरेंस घटते जाता है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू consecutive cell is decreases
as we move away from the nucleus। समझ में आया? तो जैसे जैसे तो जितना एनर्जी डिफरेंस यहाँ है उससे कम ही है, तो एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है। हम ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा होगा। मुझे 5 मिनट का और लेक्चर देना है तो ये चैप्टर एक्सरे एंड हो जाएगा, लेकिन हम आज नहीं कर पाएंगे, समय कम है। कल हम एंड करेंगे और आप लोग को कल होमवर्क दे देंगे, उधर आप बनेगा, तब तक हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम एटम के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।